सब रिजवान की शॉट सिलेक्शन पे मैं बात करना चाह रहा था। रिजवान ने जिस तरह से स्वीप शॉट खेला, एक खेला मिस हो गया, दूसरे पे चौका, तीसरा जिस तरह से वो आउट हो गए। ऑन द अदर हैंड कमिंस ने जिस तरह की इनिंग्स एंड पे अपने आप को नर्व्स पे कंट्रोल करके एग्जीक्यूट किया, कंपैरिजन अगर करें तो किस तरह से करें? देखिए, बात यह है कि कमिंस एक ऐसा कप्तान है जो एक स्टेबल आउटलेट को लीड कर रहा है। वर्ल्ड कप विनर है, वनडे का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का विनर है। उनकी एशेज आती है तो वो तकरीबन अरब रुपए के करीब का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव अ डिफरेंट मेंटल पेडिग्री एंड अ डिफरेंट अप्रोच टू दिस क्रिकेट। उनकी प्रायोरिटी है टेस्ट क्रिकेट। वो पाकिस्तान के खिलाफ अभी वनडे छोड़ देंगे, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तैयारी करेंगे। हमारे लड़कों की जो मेंटल स्टेट है विद हायरार्की चेंजेस, विद इंस्टेबिलिटी, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक दिन स्कोर कर रहे हैं तो आवाम जो है वो उनको अपने बच्चों की तरह पकड़ती है, एक दिन नहीं कर रहे तो वो उनका शक्ल बुरी लगनी शुरू होती है। वी लिव्ड एंड रिस्पॉन्ड टू अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। हमें कंपैरिजन इस तरह के ड्रॉ नहीं करने चाहिए जो मेंटल स्ट्रेंथ से रिलेट करते हो। और ये नहीं मैं कह रहा कि रिजवान का शॉट ठीक था, लेकिन ये जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना लोगों को, तो इनके साथ इनकी बैकग्राउंड के पैकेजेस आते हैं जिसको हम देखे सोचे समझे बगैर ना बाबर को कोहली बना देते हैं। हाँ। किसी नए बच्चे को वसीम अकरम वकार यूनुस बना देते हैं, किसी को शोएब अख्तर बना देते हैं, किसी को सईद अनवर बना देते हैं। ये हमें आदत है। ठीक है। रिजवान जाहिर है उसकी अप्रोच थोड़ी एग्रेसिव हो गई, जैसे जैसे विकेटें गिरती जा रही थी। शायद उसने प्री मेडिटेट किया हो, ये बॉल दूर का था, ये नहीं था बॉल स्वीप करने वाला। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी बॉल को एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, तो एक्स्ट्रा बाउंस वाली जगह पे दूर के गेंद को स्वीप मारना कैन बी डेंजरस। और आप ये शॉर्ट फाइन वगैरह और इधर कैच जाता है जिधर रिजवान का हुआ है, उसके कीपर ने भाग के किया है, लेकिन वो इसी रीजन में कैच जाता है। और रिजवान कोई बहुत लंबे भी नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा रीच नहीं है कंपेयर टू सम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो बहुत दूर से ये शॉट खेलने की कैपेसिटी रखते हैं बिकॉज ऑफ जो अल्लाह ताला ने उनको ज़ाहिर फिजिकल स्टेट उनकी रखी। सो आई गेस कि ठीक है वो आउट हो गया, लेकिन उसकी अप्रोच बुरी नहीं थी। व्हाट हैपेंड अराउंड हिम वाज कि उसने देखा बॉलर आ रहे हैं तो मैं ज़रा जितना स्कोर कर सकता हूँ मैं वो कर लूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकी अप्रोच ही होनी चाहिए कि टॉप 6 खेलें और 250 टू 270 को एम करें। और अगर ये यहाँ तक को एम करके टॉप 6 खेलेंगे, अगर 6 बंदे आपके बारी लेंगे, आप देखिएगा स्कोर इतना नहीं होगा, इससे बढ़कर होगा स्कोर आपका। अप्रोच को ठीक करने की ज़रूरत है। बॉलिंग की बात करें, एक तो आपका वेनम कम हो जाता है जब आप सेकंड स्पेल में आपकी वो स्पीड नहीं रहती। आपको कोई यॉर्कर नज़र आया आपको आखिर के ओवरों में? कोई ट्राई भी नहीं किया। यॉर्कर ऐसा बॉल है जिस पे ज़्यादा जोर लगता है, जब आपने आगे गेंद करना होता है ना उस पर ज़्यादा जोर लगता है। हमें नज़र क्या आया कि लड़के थोड़ी स्ट्रगल कर रहे थे सेकेंड स्पेल में, नसीम को क्रैम्प पड़े, एक दो और प्लेयर्स जो थे वो देवर नॉट द सेम। वो जब आपको प्लेयर की फिटनेस का पता कब पता चलता है, फास्ट बॉलर का स्पेशली, जब वो गेंद कराने के बाद वापस आ रहा हो, एक उसका फॉलो थ्रू देखें कितने रिदम है, और जब वो वापस आ रहा होता है ना तो अक्सर जो उनकी चाल है ना वो बता देती है कि ये जान में है या लेथार्जिक है या इसकी एनर्जी वापस आ रही है। सो आई थिंक हमारा सम हाउ पीसीबी में जो है ना दे हैव गॉट टू सॉर्ट आउट दिस फिटनेस टेस्टिंग रिजीम, क्योंकि ये सब पास होके गए हैं ना। हाँ। लेकिन इनकी आउटपुट से नहीं लग रहा कि दे आर फिट इनफ। ठीक है, तो दिस नॉट नीड्स सॉर्टिंग आउट। इसको इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, इसको एनहांस करने की ज़रूरत है, चाहे वो इनकी फिटनेस हो, न्यूट्रिशन हो, इनके बॉडी टाइप्स हो, पर्सनल प्लान्स हो, इनकी पीक परफॉर्मेंस के पिरामिड बनाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं इल्म के वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें इसकी समझ है या नहीं है, लेकिन वो काम करने की ज़रूरत है उसके। अच्छा, आपने भी ये बात की फिटनेस और ये सारी सूरत ब्रेक देने का फ़ायदा तो हुआ। आप समझते हैं जिस तरह से हमने देखा कि कंपैरेटिवली कुछ बेहतर नसीम शाह की बॉलिंग हुई, ऑल्दो 132-33 पे बॉल गिरे और ओकेजनली 140 को टच कहीं ना कहीं किया नसीम ने, लेकिन अगेन एट दी एंड हमने देखा कि 7.2 ओवर्स के बाद वो वापस चले गए। देखिए, नसीम बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है एंड सो आर अदर्स, यानी कि हारिस हो गया, शाहीन हो गया, डेफिनेटली जिस स्टेज पे वो हैं वो किसी वजह से नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम यह है कि जब इनको इंजरीज हुई है ना, उसके बाद से जब ये वापस आए तो ये अपने पहली वाली बेस्ट को टच नहीं कर सके। ठीक है, एंड देयर लाइज द प्रॉब्लम एंड इट इज़ नॉट कि ये लड़कों का कसूर है। बात यह है कि इस काम के लिए आपका एक स्टाफ है। ड्रीकस जो आपके ट्रेनर हैं वो अभी से नहीं है, कई सालों से ट्रेनर है। जो क्लिफ आपका फिजियो अब से नहीं है, कब से है। जो आपके जो भी लोग एनसीए के अंदर है वो अब से नहीं होंगे, वो कब से देख रहे होंगे। तो दे आर द पीपल हु नीड टू टेल कि यार प्रॉब्लम है कहाँ पर और इसको हल कैसे करना है, ये जवाब उनकी तरफ से आना चाहिए। ये पाकिस्तान के तो ये एसेट्स हैं, ये जो लड़के हैं, अब इनको किस तरह करना है हमने ठीक, इसको हमें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। इनको किन लोगों के सपोर्ट करना है, इनकी रिजीम्स क्या होंगी। फिलहाल तो जो हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क का एक ही टेस्ट है,
चाहे उसकी आउटपुट स्पिन बॉलर वाली है, फास्ट बॉलर वाली है, ओपनिंग बैट्समैन की है, मिडल ऑर्डर की है, पूरी बारी लेने वाला है, इम्पैक्ट प्लेयर है, बड़े छिक्के मारने का काम है, सारे आउटपुट्स का एक ही हमने टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये किसी भी लिहाज से सूटेबल नहीं कि दौड़ ला दो 2 किलोमीटर तो तुसी सिलेक्ट हो जाओगे, अदरवाइज साथ उसके कुछ जिम टेस्टिंग भी है, डेडलिफ्ट्स हैं, प्रेसअप्स हैं, आपकी कोर स्टेबिलिटी का टेस्ट है, आपका फैट लेवल की मेजरमेंट है, ये चीज़ें हैं, लेकिन यू कांट हैव दिस सेम रिजल्ट एंड सेम वो जो वर्केबल्स हैं सबके लिए वो एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए। जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नसीम शाह ने कि मैं अब 100% फिट हूँ और एडलेड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा लेकिन 100% देंगे। अब अपना पिछला मैच भी वेरी क्लोज था, हम जीते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा वो भी सुन लेते हैं और मीनवाइल हम अहमद से जानते हैं कि वैसे स्टैट्स क्या रहे हैं एडलेड ग्राउंड में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अहमद देखें, एडिलेड ओवल जो है ये तारीखी तौर पर एक ऐसा ग्राउंड है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रन्स बनते हैं, जिस तरह भट्ट साहब भी कह रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें MCG के एतबार से जो टैक्टिक्स थे पाकिस्तान के वो थोड़े से बदलने पड़ेंगे, क्योंकि एडिलेड ओवल की हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ पर टेस्ट मैचेस के अंदर भी जो पहले 3 रोज़ होते हैं वो आमतौर पर हाई स्कोरिंग होते हैं। टेस्ट मैच की पहली इनिंग का एवरेज स्कोर यहाँ पर तकरीबन 380 रन है। और अगर हम ODIs की बात करें तो यहाँ पर अब तक 93 ODIs खेले गए, जिनमें पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 226 रन है। और पाकिस्तान के अगर हम एडिलेड ओवल की बात करें तो एडिलेड ओवल में सबसे ज़्यादा रन जो बने हैं एक इनिंग में वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बने। 2016 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 368 रन बना डाले थे। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम वो मैच गो के 57 रन से हारी, लेकिन उसमें बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी। तो इसके अलावा एडिलेड ओवल की अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से यादों को हम ताज़ा करने बैठे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एडिलेड ओवल में सबसे लोएस्ट स्कोर भी डिफेंड कर रखा है। 1981 में पाकिस्तान की टीम ने 140 रन बनाए और वेस्ट इंडीज़ की टीम को पाकिस्तान ने 132 रन पर ऑल आउट किया, जिसमें वसीम हसन राजा ने 4 विकेटें ली और द ग्रेट इमरान खान उन्होंने 10 ओवर करवाए और 13 रन उन्होंने सिर्फ दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए। तो एडिलेड ओवल तारीखी तौर पर एक हाई स्कोरिंग वेन्यू जो है वो बताया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का यहाँ पर जो है वो मिला जुला रुझान देखने मिलता है। पाकिस्तान की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो यकीनन यहाँ पर काम आ सकती है अगर हम 50 ओवर पूरे खेलने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बातों बातों में बाबर आजम की इनिंग्स रह गई, एक शानदार इनिंग्स 37 रन की व्हाट्सअप खेली। उस जगह पे जरूरत थी बाबर की इस तरह की इनिंग्स मजीद भी बेहतर कर सकते, लेकिन अगेन स्पिन के जाल में फंस गए बाबर। मैं इसको थोड़ा ना डिफरेंटली हमजा डिफाइन करता हूँ। मेरे ख्याल में ही वॉज मोस्ट कंफर्टेबल अगेंस्ट ऑल द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, स्पेशली न्यू बॉल जब स्टार्क और कमिंस अपना पूरा स्पेल कर रहे थे ना, तो बाबर खेल रहे थे तो लग रहा था मसला ही कोई नहीं। लेकिन जब ऐसे हो ना तो फिर बाबर को ये पता होना चाहिए कि मेरी टीम के साथ बहुत सारे मसले हैं एंड ही शुड मेक श्योर कि वो पूरे ओवर मैक्सिमम ओवर्स वो अंदर स्पेंड करें। उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान की स्कोरिंग को एनहेंस करती है, उसको लेकर चलें, 200, 250, 240 स्टेजेस क्रिएट करें और थ्रू हो एंड तक। वो जितना लंबा खेलेंगे मेरा ख्याल है इस बैटिंग लाइन में, पाकिस्तान की किसी भी बैटिंग लाइन में उनका रोल यही है और यही सूटेबल है और यही हमारा सबसे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। चाहे लोग इस पर जो मर्जी बातें करते रहे, XYZ जो मर्जी करते रहे, ही इज़ नॉट डू ऑल, ठीक है, ही इज़ नॉट नो ऑल, ऐसा नहीं है। उसकी भी अपनी स्पेसिफिकेशंस है और उसकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक जो बेस्ट काम पाकिस्तान उससे ले सकता है कि वो पूरे ओवर खेले, वही उसकी स्ट्रेंथ है, उसी में हमारी टीम के ज़्यादा फायदे हैं। ऐसे ही किसी को बेस्ट चार्ट्स जब डिक्लेयर करते हैं ना तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वही बंदा F16 भी बन जाएगा, वही बोइंग भी बन जाएगा, वही शाम को टैंक बना होगा, ऐसा नहीं होता। उसकी एक स्पेसिफिकेशन है, वो अपनी लिमिटेशंस में आपको जो बेस्ट दे सकता है उससे वो रियलिस्टिक डिमांड करें, ठीक है ना। कोई कोहली कैन नॉट डू अ रोहित शर्मा एंड रोहित शर्मा कैन नॉट डू अ कोहली, ठीक है, उनकी भी लिमिटेशन है, जिसको मर्जी आप उठा लें। तो क्योंकि आजकल हर बंदा ही तजिया निकाल रहा है और कुछ लोग किसी जानने बूझने के बावजूद कोई ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, कोई अपने चाहने वालों को, कोई अपने एजेंडे को टो कर रहा है और किसी को पता है कि आजकल बिकता क्या है, तो वो बेचने के चक्कर में कोई भी कुछ भी कहे जा रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि हर प्लेयर का एक अपना रोल है और बाबर का जो रोल है वो ये है और इवन रिजवान का भी तकरीबन ऐसा मिलता जुलता रोल है। तो इनको चाहिए ये पूरे ओवर खेलने की कोशिश करें, इसी में पाकिस्तान के मैक्सिमम चांसेस लाए करते हैं। अच्छा, बैटिंग की तो आपने बात की, कल हमने देखा लास्ट मैच में कि फील्डिंग में थोड़ा सा बाबर जो है ना बुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से नहीं ही यूज्ड टू बी। कल हमने देखा थके हुए दिखाई दे रहे थे, फिटनेस लेवल उस तरह से नहीं मीट कर पाए, पहला कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद कुछ सिंगल्स भी छोड़े। तो ये कोई ज़हनी तौर पे थोड़े से थके हुए हैं या रेस्ट तो दिया गया है? कप्तानी का अगेन वही जाने का देखिए, आई थिंक इफ एनीथिंग ही शुड बी रिलैक्स्ड कि अब वो उनसे वो वाली पूछगिछ नहीं है, उनके ऊपर 11 बंदों की जिम्मेदारी
उस तरह से नहीं है। अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि एज ए लीडिंग प्लेयर के वो रन्स करें, बड़े रन्स करें और इनको उस पोजीशन तक ले जाएं जहां पर इनके फास्ट बॉलर्स या डिफेंड कर सके या चेस में मैक्सिमम चांस हो जीतने का। तो मेरा ख्याल है कि उनका रोल लिमिट हुआ है, बट आई थिंक कि उनको, मुझे तो नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें सोचना नहीं चाहिए कि कप्तानी काफ़ी की है उन्होंने, सारे मज़े चख लिए हैं। तो आई थिंक ही शुड कम बैक एंड यू नो ऐड वैल्यू एज अ प्लेयर, जो उनकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। बाकी तो मेरा ख्याल है जितना केओस है, आई थिंक ही इज़ वेरी लकी कि वो नहीं है आप कप्तान। अच्छा, बाबर आजम की चूँकि आप बात कर रहे हैं तो बहुत हैरान कौन एक स्टैट आज नज़र से गुजरा, मैं यकीन उसको शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम एक रोज़ा क्रिकेट की हिस्ट्री में देखें तो हमें सिर्फ 2 बैट्समैन ऐसे नज़र आते हैं जिन्होंने 100 से ज़ायद एक रोज़ा मैचेस खेले और उन्होंने 55 की एवरेज और 80 का स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा। उनमें से एक बाबर आजम है और दूसरे उन्हीं के हम असर विराट कोहली हैं। बाबर आजम के अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर की हम बात करें तो उन्होंने 11 मैचेस खेले जिनमें उन्होंने 64 की एवरेज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाए। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम देखें तो बाबर आजम ने जो 6 एक रोज़ा मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें भी उन्होंने 53 के एवरेज से रन बनाए हैं। तो बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है बाबर का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी और ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर भी।